निश्चित एनडीए के पक्ष में गया है। ये तीन चीजें उनके पक्ष में रही थी। और उसके साथ साथ में पूरा जो तंत्र है, तंत्र बिल्कुल शुरुआत से एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है, चाहे वो सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मीडिया हो, और चाहे वो चुनाव आयोग हो, पूरा का पूरा तंत्र झुका है। तो इन चार वजहों से इस चुनाव में पहले दिन से एनडीए को बढ़त थी। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई। हैरानी इस बात से जरूर हो रही है कि मार्जिन इतना ज्यादा आ गया है, 190 और 50 का अंतर हो गया है, इतनी ज्यादा की मेरी अपेक्षा नहीं थी। योगेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप विपक्ष भले ये आरोप लगा ले, ईवीएम पे आरोप लगा ले, वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, आप ये कहें रिश्वत देती रहे, फर्क इससे पड़ता है कि जो विधायक है या जो नेता है वो विधानसभा के अंदर है या और मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन या बाढ़ आ गई या फिर जो उसके लिए लड़ता भिड़ता विपक्ष नहीं दिखता है। और जब चुनाव आता है तब जाकर के वो कोई यात्रा निकलती है और लोगों को भी लगता है कि यार ये तो पैराशूट आ गए हैं, अभी तो इतने साल तक तो थे नहीं। जी, आज के परिणाम से जो कुछ सबक निकलते हैं, उसमें बाकी सब चीजें तो हैं। तंत्र पे भी सवाल उठेंगे और विपक्ष का अधिकार है तंत्र की एक तरफा चीजों पे बात करना, लेकिन उसके साथ अपने गिरेबान में झांकने का मुद्दा भी आता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार में जहां गरीबी है, बेइंतहा गरीबी है, जहां पलायन है, जहां बेरोजगारी है, जहां विकास के नाम पर विनाश हुआ है, उस बिहार में ये सब मुद्दे अगर नहीं बन पाए चुनाव के, तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सवाल पूछना होगा कि विपक्ष एक प्रभावी रूप से इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा सका, इनको प्रभावी चुनावी मुद्दे में परिवर्तित क्यों नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप सही कह रहे हैं कि चुनावी सभाओं में इनको उठा देना या चुनाव से 10 दिन पहले मैनिफेस्टो निकाल के कोई चीज कह देना पर्याप्त नहीं होता। आपको पूरे 5 साल इन चीजों को उठाना है, गांव गांव घूम के उठाना है। और वो कहीं ना कहीं विपक्ष प्रभावी रूप से नहीं कर पाया। एक आपको चुनाव में कोई चीज मुद्दा तभी बनती है जब लोगों को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दिखाई दे, और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की कमी रही, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई देखिए, आप तो सेफोलॉजिस्ट भी रहे, लंबे समय तक राजनीति का अध्ययन करते रहे और विपक्ष के सिंपैथाइजर भी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो विपक्षी गोलबंदी है, जैसे आपने बोला कि 40% से ऊपर नहीं बढ़ता और इनका 50% से शुरू होता है या 50% के आसपास है, तो नए वोटर जोड़ने के लिए आपको जो प्रॉमिस करने होते हैं, वो प्रॉमिस अगर आप फॉल्स करोगे, अगर वो उस पर वोटर को संदेह हो जाएगा, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा हर घर सरकारी नौकरी देंगे, जो एक किसी भी रैशनल व्यक्ति को सोचने में समझ में आता है कि यार ये संभव नहीं है। तो इस तरीके के जो वादे किए गए, क्या इसने भी विपक्ष को नुकसान पहुंचाया? देखिए, झूठ वायदे करना या बढ़ चढ़ के वायदे करना, तो आप ये ना कहेंगे कि पहली बार आरजेडी ने ही किया है। इसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी माहिर हैं। इस तरह की चीजें तो दिन रात इस देश में होती हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दिखें। विपक्ष के बारे में 2-3 चीजें हैं। बिहार में बहुत लोगों के मन में काफी समय से जंगल राज की बात चल रही है, और केवल फॉरवर्ड कास्ट में नहीं, बाकी लोगों के मन में भी रही। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उस दाग को धोना होगा और बिहार के लोगों में एक नई छवि कि हाँ भाई, ये नौजवान है, इसका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। क्या इसके बारे में उन्होंने कुछ प्रभावी किया जो कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा? मुझे वो दिखाई नहीं दिया। दूसरा, चुनाव से पहले आपने वादा कर दिया आप इतनी नौकरियां देंगे, और तेजस्वी यादव के पास एक रिकॉर्ड था कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस मायने में अच्छा काम करके दिखाया था। तो इस बीच जो 2-3 साल बीते, क्या उन्होंने जमीन पे जाके इस मामले को इस प्रभावी तरीके से उठाया? क्या कुछ ऐसी प्रभावी 2-3 योजनाएं 6 महीना पहले, 8 महीना पहले बिहार के सामने रखी जिससे बिहार के नौजवान को विश्वास हो सके? मुझे दिखाई नहीं दी वो चीजें। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो विपक्ष ये मुद्दे जो उठने चाहिए थे, वो प्रभावी चुनावी मुद्दे नहीं बन पाए।
विपक्ष के, जैसे आप चूंकि भाई उनके सिंपैथाइजर भी हैं और आप ये बात करते हैं, अगर आपको ओवरऑल जो विपक्ष है, जो कांग्रेस का विपक्ष आप देखेंगे 6-5 सीटों पे जा रहा है, ऑल टाइम लोएस्ट से बस 1-2 सीटें आगे है, या गठबंधन भी, माले का भी काडर बिखर गया, तमाम चीज़ें, अगर आपको 3 सीख या सबक देना हो बतौर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कि भाई ये 3 चीज़ों पर तो आपको काम करना चाहिए, तो योगेंद्र यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को क्या 3 एडवाइस देना चाहेंगे इस नतीजे के बाद? देखिए, जिस दिन आपका सितारा डूब रहा होता है, उस दिन तो एडवाइस करने वाले मोटी तौर पे 2-3 चीज याद दिलाना चाहता हूँ। पहला तो ये कि याद रखिए 90 के जमाने में जब लालू प्रसाद यादव बिहार में सामाजिक न्याय के महानता की पार्टी थी, सिर्फ मुसलमान और यादव का गठजोड़ नहीं था, कहीं ना कहीं वापस उस व्यापक गरीब गुरबा, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े दलित बहुजन सबके गठबंधन को बनाने का एक प्रयास करना होगा। नंबर 2, बिहार के पलायन का, रोजगार का और बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जमीन पर लगातार उठाना होगा, केवल चुनाव के समय नहीं। और नंबर 3, आपको चुनाव से 2 महीना पहले यात्रा नहीं, चुनाव से 2 साल पहले जनता के बीच में गांव गांव यात्रा करनी होगी। आज प्रशांत किशोर की हालत खराब है और उसके बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं प्रशांत किशोर का समर्थक नहीं हूं, मैंने तो उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार किया है इस बार, लेकिन एक बात कहूंगा, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने 2-2.5 साल बिहार के गांव गांव में घूम के यात्रा की, अगर वो काम तेजस्वी यादव ने किया होता तो वो आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। सर आपके एक आखिरी सवाल का मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं सर। क्या बिहार इलेक्शन का जो अभी परिणाम है, इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी दिख सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। दरअसल हम एक चुनाव में बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं, झटका देने वाले, वो हरियाणा और महाराष्ट्र के। बिहार एक मायने में लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति है, बस हवा थोड़ी सी और तेज हो गई है, उससे बहुत बदलाव नहीं होता। अब असली परिणाम, अब असली जो देश का आईना आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा, और अब तक इस देश में कभी नहीं हुआ है कि बिहार का परिणाम उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का परिणाम बिहार में आया हो। असली लड़ाई अब उत्तर प्रदेश की है। वहां जो लोकसभा चुनाव में हुआ, उसको पलटने न देना विपक्ष की चुनौती है, वो एक अलग चुनौती है। हाँ, उसके लिए काम करना अभी से जरूरी है। और तेजस्वी यादव के साथ जो हुआ, उससे अखिलेश यादव अगर सबक सीख सकें आज, तो बहुत अच्छी बात है।